उस पुराने खंडहर के बारे में जितने मुंह उतनी बातें होती थी। बेहद अजीब सा एक सन्नाटा गूंजता था कानों में। अगर करीब से भी उसके निकल जाओ तो ऐसा लगता था जैसे जिंदगी का नामो निशान न हो आसपास। खुशी नाम की चीज का तो अता पता मिले ही ना कभी। सिर्फ और सिर्फ मौत जैसा, किसी करीबी की मातम जैसा सन्नाटा ही सन्नाटा। यहां से दूर हो जाए जल्द से जल्द, यही सोचता था जो भी उसके करीब से निकलता था। अंदर जाना बिल्कुल मना था और कॉलेज का कहना था कि जो भी वहां घूमता हुआ दिखाई दिया उसे सस्पेंड कर दिया जाएगा, तो इसलिए डर के मारे कोई नहीं जाता था वहां। लेकिन निशांत को रोक पाना मुश्किल था। फोटोग्राफी का शौकीन निशांत कहीं से भी जाकर फोटोज अपने पसंद की ले ही लेता था। कैमरा उठाकर निकल पड़ा निशांत उस खंडहर की ओर। अंदर जाकर उसे समझ आया कि ये सब कुछ क्या था, क्यों इतनी मनाही थी वहां आने जाने पर। वो जगह बहुत ही गंदी थी। टूटी फूटी दीवारों पर न सिर्फ मकड़ी के जाले, सीलन और कीड़े मकोड़े थे, बल्कि अजीब बात यह थी कि इन सब के बीच में भी वही अजीब सा सन्नाटा था। न झिंगरों की आवाज थी, न किसी और चीज की। छत पर जो कौवे बैठे थे वो भी चुपचाप थे। सिर्फ झटके से अपने सर मोड़ मोड़ कर इधर उधर देख रहे थे कि निशांत का हर कदम कहां कहां पड़ रहा है। एक ऐसा मौत जैसा माहौल भी निशांत को इस वक्त बहुत अच्छा लग रहा था। उसने कैमरा निकाला और बहुत सारी तस्वीरें अपनी पसंद से खींची और फिर अंदर की ओर एक दूसरे कमरे में गया। पूरी दीवार पर कई धब्बे से बने थे वहां। पास जाकर नाखून से खुरच कर देखा तो पाया कि ये धब्बे जमानों पहले खून से बने थे। और दिलचस्प बात यह थी कि ये खून अभी भी हल्का हल्का नम था। दीवार पर और ध्यान से देखा, कुछ अजीब सी भाषा में लिखा हुआ भी था। शायद अंग्रेजी को ही तोड़ मरोड़ कर कुछ लिखा हुआ था। निशांत ने जल्दी जल्दी तस्वीरें ली और सीधा छुपता छुपाता हॉस्टल में अपने कमरे में पहुंच गया। सारी तस्वीरों को लैपटॉप में ट्रांसफर करके चेक करने लगा तो उस दीवार की तस्वीरें जब खोली तो निशांत उन्हीं में खो सा गया। बड़े गौर से एक एक छोटी से छोटी बारीकी भी देखने लगा। एक साल लिखा था दीवार पर, इतना उसे समझ आया, 1965। और ढूंढा तो देखा एक छोटी सी तस्वीर बनी थी जिसमें एक औरत एक बच्चे को मार रही थी। इन सब का क्या मतलब हो सकता है, यही सोचकर उसने तुरंत इंटरनेट पर 1965 और अपने कॉलेज के पास के खंडहर के बारे में सर्च किया तो आर्टिकल बहुत आए, पुराने स्टूडेंट्स के लिखे हुए। जहां कहीं किसी ने कोई भूतिया कहानी लिखी थी तो किसी ने कुछ लिखा था, लेकिन एक न्यूज़पेपर का आर्टिकल सबसे सटीक लग रहा था, जिसमें लिखा था कि 1965 में मीना नाम की एक औरत ने यहां इसी मकान में पागल होकर अपनी 2 बच्चियों के टुकड़े टुकड़े करके उन्हें दफन कर दिया था और खुद भी 1 हफ्ते में मारी गई थी। निशांत को लग रहा था कि कोई कहानी पढ़ रहा हो जैसे। उसने उस दीवार की तस्वीरों को और गौर से देखा तो पाया कि वहां दीवार पर लिखा था वायु, अग्नि, जल,
पृथ्वी और नभ, यानी कि पंच तत्व। निशांत उस दीवार और उसके राज ढूंढने में इतना खो गया था कि उसका ध्यान अपने ठीक पीछे होती हुई एक आवाज की ओर जब तक गया तब तक काफी देर हो चुकी थी। निशांत को जैसे ही दरवाजे की आवाज सुनाई दी, वो एक झटके से तस्वीरों को मिनिमाइज करके कुर्सी से उठकर पलटा कि कहीं कोई देख न ले, और उसके पलटते ही दरवाजा अपने आप बंद हो गया। हो ना हो जो भी था वो आस पास ही होना चाहिए। निशांत दरवाजे की ओर दौड़ा और दरवाजा खोलते ही उसने सोचा था कि कोई ना कोई बाहर जरूर दिखेगा, या तो गैलरी में से भागता हुआ या फिर कॉरिडोर के कोने में, लेकिन पूरा कॉरिडोर खाली था। वहां कोई दिखाई नहीं दे रहा था। कहीं कोई छुपने की जगह भी नहीं थी जहां कोई छुप सकता था। अगर सीढ़ियों से नीचे भी भागता तो भी कम से कम भागता हुआ दिखाई दे जाता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसलिए कुछ देर वहीं खड़े रहकर निशांत वापस अपने कमरे में गया और दरवाजा लॉक करके वापस मुड़ा ही था जब उसकी आंखें बिल्कुल ठिठक के रुक गई अपनी उस कुर्सी पर जिस पर वो अभी अभी बैठा हुआ तस्वीरें चेक कर रहा था। कुर्सी दरवाजे की ओर मुड़ी हुई थी, लेकिन निशांत अभी जब उठा था तब वो कुर्सी से पहले उठा था, फिर मुड़ा था, और कुर्सी तो वैसी की वैसी ही होनी चाहिए। निशांत कुछ देर तक वैसे ही कुर्सी को देखता हुआ सोचता रहा कि आखिरकार ये हुआ क्या। और फिर जब कुछ समझ नहीं आया तो उसने जाकर अपना लैपटॉप शट डाउन किया और लेटने चला गया। उसने इन सब चीजों के बारे में सोचना बिल्कुल बंद कर दिया और पैर से लेकर सर तक रजाई ओढ़कर फोन पर दोस्तों से चैट करने लगा। काफी देर तक चैट वैट करके फोन बगल में रखकर निशांत करवट लेकर फोन से मुंह फेर कर लेटा तो किनारे रखे फोन पर आवाज हुई। एक पल को निशांत ने यह आवाज सुनी और उसे उस रजाई के अंदर भी भयानक ठंड लगने लगी, और जिंदगी में पहली बार उसे पता चला कि अगर दिल में डर हो तो गर्मी में भी ठंड लगती है, और उस ठंड में भी पसीना आता है। निशांत ने धीमे से पलटकर अपने फोन को उठाया और उसकी स्क्रीन देखी तो उस पर कुछ भी अजीब सा टाइप हुए चला जा रहा था। निशांत बस आंखें फाड़ फाड़ कर उस पे सब कुछ टाइप होता हुआ देख ही रहा था, जब आखिरकार टाइप होना रुक गया। निशांत स्क्रीन को देख रहा था और जो जो टाइप हुआ था उसे पढ़कर उसका मतलब निकालने की कोशिश कर रहा था, और उसे ज्यादा देर नहीं लगी दोबारा हैरानी, घबराहट और डर से पसीना पसीना होने में, क्योंकि उस उल्टी सीधी टाइपिंग में जो शब्द बन पाए थे वो थे मीरा, 1965 और वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी और नभ। निशांत दिन भर का थका हुआ तो था ही, और इतना सब कुछ देखने के बाद उसके दिमाग की नसें जैसे फटी जा रही थी। निशांत फोन को सीने पे ही रखे रखे पता नहीं कब सो गया। नींद गहरी थी, लेकिन इस गहरी नींद में भी उसे सुनाई दे रहा था कि जैसे कोई उसके अलावा कमरे में है। कोई तो ऐसा था जिसके होने का एहसास बिल्कुल साफ साफ हो रहा था निशांत को।
एक अजीब सी नमी भरी भीनी सी खुशबू थी चारों ओर पूरे कमरे में। निशांत इतनी गहरी नींद में था कि उठने की लाख कोशिशों के बावजूद करवट भी बदले इसका भी दिल नहीं कर रहा था। उसके बाद कमरे में कदमों की आवाज हुई, बेहद हल्की सी, और अब निशांत बिल्कुल चौंक कर उठा और पलंग पर बैठा। उसने सामने देखा तो एक बड़ी ही सजी धजी खूबसूरत सी औरत उसके कमरे के खुले दरवाजे के सामने खड़ी थी। निशांत उसे सांस रोके हुए देख रहा था। निशांत चीखना चाह रहा था, पर हलक से एक आवाज नहीं निकल रही थी। पूरी ताकत लगाकर भी निशांत बस गले से हल्की हल्की घुटी हुई चीखें ही मार पा रहा था। आखिरकार वो औरत आराम से चलती हुई निशांत के पास आई और बड़े प्यार से मुस्कुराकर उसने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? निशांत का सारा डर जैसे एक पल में दिल से निकल गया, जैसे उस पे उस औरत ने काबू कर लिया। निशांत ने बड़े प्यार से जवाब दिया, निशांत नाम है मेरा। निशांत का बस इतना कहना था और तुरंत उस औरत का एक हाथ आगे बढ़ा और निशांत की गर्दन किसी मुर्गी की गर्दन की तरह पकड़कर उसने निशांत का गला घोंटना शुरू कर दिया। बेहद बुरे हाल में निशांत सांस लेने को तड़पने लगा, हाथ पैर इधर उधर मारने लगा, चीजें गिरने टूटने लगी और निशांत को जैसे ही लगा कि उसकी सांसें बस कुछ ही और बाकी है, वैसे ही तुरंत निशांत की नींद टूटी और वो उठकर बैठ गया। 2 पल के बाद कहीं जाकर उसको सुकून आया कि यह सब सिर्फ एक सपना ही था। रात बहुत ज्यादा नहीं हुई थी। बुरा सपना एक बार आए तो दोबारा अमूमन नहीं आता। निशांत ने सोचा पानी पीकर सो लेगा, इसलिए बत्ती जलाई और बत्ती जलाकर देखा तो पूरे कमरे में सचमुच आसपास का सारा सामान इस तरह से फैला था जैसे वो सपना नहीं सच था। पता नहीं निशांत को क्या महसूस हुआ कि उसने तुरंत इंटरनेट पर ढूंढना शुरू किया कि ऐसे सपने का क्या मतलब हो सकता है। तो उसे बस एक ही जवाब बार बार हर जगह मिला, अकाल मृत्यु यानी सडन डेथ। निशांत के सीने में डर बैठ गया। वो तुरंत बगल वाले कमरे में अपने दोस्त जयेश के पास भागा और दरवाजा खटखटाना शुरू किया। जयेश ने दरवाजा खोला तो निशांत ने अंदर आते ही उसे पूरी की पूरी बात बताई। जयेश बुरी तरह से हंसने लगा और सब कुछ सुनकर उसने कहा, वाह भाई वाह, मतलब कि पहले तो भूत तुझसे क्विज खेलेगा और तू जीत गया सारे जवाब देकर, तो प्राइज में मौत मिलेगी। बड़ा खराब क्विज मास्टर है तेरा भूत। चल सो जा और मुझे भी सोने दे। जबरदस्ती निशान को वापस भगाकर जयेश तो सो गया, लेकिन सवेरे जब जयेश की नींद खुली तो पूरे कॉरिडोर में हाहाकार मचा हुआ था। उठकर बाहर निकला तो जयेश को जैसे सांप सूंघ गया हो। निशांत की लाश कमरे के पलंग पर पड़ी थी और उसके पास एक कागज पड़ा हवा में फड़फड़ा रहा था। पास जाकर जयेश ने देखा तो उस पर लिखा था, अगर वो पूछे तो उसे अपना नाम मत बताना। जयेश की आंखें एक बार उस कागज के टुकड़े पर जाती तो एक बार निशांत की लाश पर। इस उम्र में दोस्त की मौत का इतना बड़ा धक्का लगना मामूली बात नहीं थी, और उस पे भी अगर ऐसी मौत और ऐसा कोई वाकया भी जुड़ा हो उससे
तो डर इतना होता है कि रात के सन्नाटे में एक हल्की सी आवाज भी सिहरन दौड़ा देती है बदन में। कुछ ऐसा ही हाल था जयेश का भी। अगले 2 महीने बेहद बुरे हाल में बिताए उसने। न ठीक से खाना पीना न सोना। एग्जाम भी किसी तरह ही दे पाया, लेकिन स्टूडेंट अच्छा था तो उतनी दिक्कत नहीं हुई उसे। एक बार फिर से नया सेशन शुरू हुआ। फ्रेशर्स आए, सीनियर्स में सबका अपना अपना अलग अलग काम था। जयेश को कल्चरल सोसाइटी देखनी होती थी। जयेश टेबल लगाए सोसाइटी ऑफिस में नाम रजिस्टर कर रहा था। उसी लाइन में एक के बाद एक बच्चे आते और अपना नाम लिखवा के जाते। काफी नाम लिखने के बाद जयेश ने बिना सर उठा के देखे ही पूछा, नाम? जवाब आया, मीरा। जयेश उससे कुछ और पूछता, उससे पहले ही उस लड़की ने कहा, और तुम्हारा नाम? जयेश ने बिना ऊपर देखे ही जवाब दिया, जयेश। जयेश ने फिर से पूछा, आपकी डेट ऑफ बर्थ? अब की बार जवाब थोड़ा अटपटा सा आया, 1935। ये सुनते के साथ ही जयेश का दिल एक पल को धड़कना ही भूल गया था। माथे से तुरंत ही पसीने की एक धार चू गई। उसने धीमे धीमे सर उठाया तो एक लड़के की आवाज सुनाई दी, अरे 1995 सर, 1935 नहीं। जयेश उस लड़के को देखता ही रह गया। आसपास कोई लड़की नहीं थी जो कि उसके साथ इस तरह का मजाक करे, पर जयेश को मालूम था कि उसने क्या गलती की थी। जयेश ने अपना नाम बता दिया था, वो भी मीरा को, जो 1935 में पैदा हुई थी। मतलब मौत काफी नजदीक थी। जयेश ने एक दूसरे जूनियर को रजिस्ट्रेशन का काम दिया और सीधा भागा अपने कमरे में। और कमरे में पहुंचते ही सारी ब्लेड्स, पिन्स, कैंची, छुरी और कोई भी ऐसी चीज जिससे नुकसान पहुंच सके, उन सबको अच्छे से एक डब्बे में पैक किया और उसे सील करके हॉस्टल के बिल्डिंग के पीछे वाले तालाब में फेंक दिया। दिन का वक्त था। पूरा हॉस्टल, पूरा कॉलेज नए स्टूडेंट्स, नए सेशंस और नई मस्ती में डूबा हुआ था। और जयेश बिना किसी आवाज के अपने कमरे में बैठा हुआ था। बैठे बैठे ही कब वो सो गया उसे पता ही नहीं चला। नींद में ही एक आवाज उसके पैरों के पास आई। जयेश को आवाज तो सुनाई दी, लेकिन नींद और थकान ऐसी थी कि ध्यान नहीं दिया और करवट बदल कर लेट गया। जयेश के करवट लेते ही वो आवाज बिल्कुल जयेश के पैरों के पास से उसके कानों तक आकर रुकी। जयेश एक झटके से उठा और शाम के हल्के अंधेरे में उसने अपनी हैरानी से हटी आंखों से देखा। उसके पलंग की चादर और गद्दे का कपड़ा पैरों के पास से सर तक एक लकीर में एक साथ कटा हुआ था और उसकी फेंकी हुई कैंची गद्दे में धंसी हुई थी। जयेश भागने को उठा और दरवाजे की ओर दौड़ा और दौड़ते ही उसके सर पर बहुत जोर से कुछ लगा। जयेश चिल्लाया और अपना सर पकड़े हुए वहीं जमीन पर गिर पड़ा। वो समझ चुका था कि उसका वक्त खत्म होने वाला था, क्योंकि उसे मीरा की कहानी पता थी और मीरा के पूछने पर उसने मीरा को अपना नाम भी बता दिया था। मीरा एक औरत जो काले जादू के दम पर दुनिया में सिर्फ बुरा ही कर रही थी, जिसपे जरा सा भी गुस्सा हो तो उसकी खैर नहीं। फिर एक रात उस बेवकूफ ने सोचा कि अपनी बच्चियों की बलि दे देगी तो उसकी ताकत बढ़ेगी, और लालच में अपनी ही बच्चियों को मार दिया उसने। लेकिन जब समझ आया कि कितनी बड़ी बेवकूफी कर दी उसने,
तो वो खुद को भी माफ नहीं कर पाई और खुदकुशी कर ली उसने। दुनिया में कोई उसकी कहानी सुन के कभी ऐसी बेवकूफी ना करे, इसलिए वो किसी के सामने नहीं आती। और कोई अगर उसके बारे में जान जाए या उसकी कहानी गलती से सुन भी ले तो वो एक बार उसका नाम जरूर पूछती है और नाम बताते ही वो उसे मार देती है। मीरा की ये कहानी अब आपको भी मालूम है। आज से किसी अजनबी औरत को अपना नाम यूं ही नहीं बताइएगा। क्या पता कहीं वो मीरा हुई तो।